गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बाद एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की बुक मेरे साथ उठा लीजिए और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। फिर से, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। ये मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्टीट्यूड, और इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस। टाइम बच जाए मेरा, इसलिए मैंने पहले से इसको ड्रॉ कर रखा है। अब इसी पे मैं समझाता हूँ। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब देखो, ये बेस हमें पता नहीं है, एल्टीट्यूड हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि जो मेरा एल्टीट्यूड होगा वो बेस से 7 माइनस होगा। क्वेश्चन में ही लिखा है ना, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, द हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। वेरी गुड। हाइपोटेनियस बेटा कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए, हमें एल्टीट्यूड नहीं पता है, बेस नहीं पता है, एक रिलेशनशिप पता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एल्टीट्यूड एंड बेस? दैट एल्टीट्यूड इज लेस देन 7 फ्रॉम द बेस। तो हमें बेस पता है। बेस पता क्या है कि बेस अगर बेटा मेरा x है तो एल्टीट्यूड कितना है? एल्टीट्यूड कितना है? x माइनस 7। ये किसने बोला है? क्वेश्चन ने एक रिलेशनशिप दिया है कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है क्या आपका एल्टीट्यूड, और इसको मैंने माना x सेंटीमीटर, और इसको मैंने मान लिया ये भी सेंटीमीटर। क्या मीटर में भी मान लूँ क्या? अब क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली दिया है, सेंटीमीटर दिया है। मान लो ना दिया रहता, मान लो अगर ना भी दिया रहता, कॉमन सेंस की बात है, छोटी सी यूनिट मानेंगे क्योंकि हमें एग्जामिनेशन पेपर पे सॉल्व करना है। अच्छा ठीक है भाई, ये तो बात समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, थोड़ा इसको ऊपर लिख दें, बेस को माना 1 सेंटीमीटर। लेकिन इस तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंट नहीं करना है, आपको लिखना है, ठीक है बेटा। क्या लिखना है कि लेट बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल बी 1 सेंटीमीटर। लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल का मतलब 90 डिग्री का होगा, ठीक है बेटा। राइट ट्राइंगल बी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस से ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर आप यूनिट छोड़ देंगे, मार्क्स कट जाएंगे। ये मैंने x मान लिया सेंटीमीटर। सेकेंड टर्म में क्या करें? एल्टीट्यूड कितना है? जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी x माइनस 7। ये x है तो इससे 7 कम कितना होगा? x माइनस 7। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। एज पर द क्वेश्चन लिखेंगे, एज पर क्वेश्चन एल्टीट्यूड इज कॉमा एल्टीट्यूड बी या इज, एल्टीट्यूड क्या होगा बेटा? x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट सेंटीमीटर गिवन है। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। अब क्या करना है? आपको फाइंड करना है बेस कितना है और एल्टीट्यूड कितना है। तो ये तो वेरिएबल में है, सिंगल वेरिएबल है, x है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? ऑफो राइट ट्रायंगल है तो समझ में बात आ गई, 90 डिग्री का है। और इसी पे आपको पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, तो पाइथागोरस थ्योरम को इस पे अप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगा अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखूंगा? नाउ अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है ना? पाइथागोरस थ्योरम, ये चाहो तो P कैपिटल लिख लो, पाइथागोरस उनके नाम पे था ना। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? कि स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। फिर से, ऐसे भी कुछ लोग पढ़ते हैं कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड। ये बात समझ में आ गई? तो चलिए मैं लिखता हूँ, दोनों में से किसी भी दिशा में लिख दो। तो मैं लिखूंगा बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का
स्क्वायर। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, मैं पढ़ा चुका हूँ। हाइपोटेन्यूस इज गिवन 13 सेंटीमीटर, बेस इज x। इसका मतलब कि x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना आपने निकाला है x माइनस 7 इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 13 है ना, गिवन है स्क्वायर, कोई बात नहीं। नाउ स्क्वायर को इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स का स्क्वायर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, कितनी बार मैं बताऊं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों टर्म का मल्टीपल इसका 2 टाइम्स, ठीक है, और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, प्लस ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और माइनस है माइनस दोनों टर्म एक्स इंटू 7 क्या हो जाएगा, इस 7x और इसका 2 गुना ऐसे 2 इंटू 7x, ये माइनस है, और प्लस सेकेंड टर्म क्या है -7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का 169। ये मेरे बच्चों को समझ में आई, बात समझ में आ गई। चलिए ये क्या हो गया बेटा, दोनों सिमिलर फैमिली के हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7 2 जा देखना, ये इंटू है ना, ब्रैकेट में ऐसे है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा बेटा 14x, -7 का स्क्वायर -7 इंटू -7 प्लस हो जाता है, एवरीबडी नो, प्लस 49 इक्वल टू 169। एक स्टेप और इसको ले लेते हैं, इसको इधर लाते हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मैं बता चुका हूँ, इस फॉर्म में लाना है इसको, ये आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये तो यही रह जाएगा क्योंकि x वाला और कुछ नहीं है। अब देखो ये प्लस है ना, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। एक स्टेप और कर लूँ मैं, या इधर कर देता हूँ, मेरे पास जगह इनफ है। आइए क्या है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 से, देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या होंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन क्या रहेंगे, जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला का साइन क्या माइनस है, तो रिजल्ट में माइनस साइन रखेंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कराओ, क्या आ जाएगा बेटा 120, ठीक है, माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखो आ गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इस 2 से सबको 2 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड हो जाएगा, देखो इससे करोगे तो ये x स्क्वायर 2 कैंसिल, -2 इस 7x हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे, या कॉमन ले लो, बात एक की है, ठीक है, और ये 2 से डिवाइड करोगे तो इस 60 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते थे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड से या फैक्टराइजेशन कर देते थे। कैसे करते थे, यहाँ कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट क्या है ये, बेटा मैं बार बार क्यों यहाँ करता हूँ, मैं चाहता तो इसको सीधे फैक्टर बता देता आपको, ठीक है, लेकिन इसलिए कि यहाँ पर कुछ रहेगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए बार बार याद करो, इसको कॉन्स्टेंट से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या आएगा 1 इंटू 60 यानी कि 60। अब जरा एक चीज़ सोचो, ये तो ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में आ गया ना, आता यानी कि एक हायर डिग्री पहले है देन लोअर डिग्री, देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, बता चुका हूँ मैं, तो हायर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। अगर बाई चांस एक्स स्क्वायर मान लो इधर रहता तो उसको इसी शेप में लाते, हायर डिग्री को पहले साइन सहित, चाहे जहाँ पे हो उसकी पोजीशन में जो साइन लगा उसके सहित इसी डिग्री इसी ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन नेचुरली ये ऑर्डर में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन है इसको बोलते हैं उसी ऑर्डर में है। चलिए क्या करते थे, इसको फैक्टर करते थे, 60 को करते हैं 30 2 15 और 3 से करोगे बेटा 5, फिर 5 से कर दोगे 1, ठीक है। आपका फैक्टर क्या आया, फैक्टर क्या आया 2 इंटू, ये से कर दूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 60। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत हो मुझे रोको, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ऑब्जेक्टिव होता था बेटा, ऑब्जेक्टिव इज दिस, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस इक्वेशन का मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है बेटा माइनस साइन एक्स, साइन छोड़ के भी लिखो मैंने बता चुका हूँ, या लेके भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ले लेते हैं, -7x है, इसका फैक्टर करना, दो इसको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को 2 टुकड़े में। कहाँ से पता चलेगा, इस फैक्टर से, फैक्टर में कितने 1 2 3 4 हैं इसके, ठीक है बेटा 4 हैं, लेकिन हमें इस 4 को ऐसा कम्बिनेशन बनाना है जो 2 फैक्टर में आ जाए। देखिए अभी 4 है ना, हमें कम्बिनेशन बनाना है, किसके साथ कौन सूट करेगा,
और 2 फैक्टर में लाना है। 2 फैक्टर क्या है अभी देखेंगे। जो 2 फैक्टर मेरे आएंगे उसका सम या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल हो जाए, इतने के। साइन साइड की डिस्कस बाद में करेंगे। मान लो 7x के इक्वल हो जाए, ठीक है बेटा, ठीक है। आओ कितने फैक्टर हो सकते हैं इसके पॉसिबल, 2 इंटू एक 2 को ले लो, फिर इन सबको एक कर दो, ये 30 हो गया। एक तो ये फैक्टर हो गया, एक दोनों को लेके चलो 4 इंटू 15, एक ये फैक्टर हो गया, 12 इंटू 5 ये फैक्टर हो गया। और फिर इससे इसका इस तरह से कम्बिनेशन करा करके बहुत सारे फैक्टर्स को आप लेके आ जाओगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसी में हमारा काम चल जाएगा। मैंने कहा कि 2 फैक्टर में लाना है, देखो 2 फैक्टर में मैंने ला दिया 1 2 1 2 1 2, लेकिन जो पहला है इसका सम 32, सब्ट्रैक्शन कितना होगा 28। क्या 30 to 28 रिक्वायरमेंट है? नहीं, तो ये मेरा किसी काम का नहीं है। इस पे आ जाओ, दोनों का सम करो 19 हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा बेटा 11। ना तो 19 की मुझे रिक्वायरमेंट है ना तो 11 की है, ये मेरे लिए यूजलेस है। यहाँ आ जाओ, इन दोनों को सम कर दोगे 12 + 5 तो 17 हो जाएगा, ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये कर दोगे तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। पहले दिमाग में साइन भूल जाओ, ठीक है, 7 आ गया, मतलब ये मेरे काम का है। अच्छा क्या, तो चलो मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे 12 और 5, इन दोनों को क्या किया तो मैंने आया सब्ट्रैक्ट, तो मैं भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन 12 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 7 + 7 आया ना, हमें क्या चाहिए -7। तो कैसे करोगे इसमें, इन दोनों को कैसे करोगे कि माइनस आ जाए। ये 12 इंटू 5 को बेटा मैं अगर 5 इंटू 12 का कम्बिनेशन बना दूं, 5 इंटू इसका कम्बिनेशन बना दूं, 5 इंटू 12 का, तो कैसा रहेगा, दोनों का सम तो नहीं होगा, लेकिन 5 इंटू 12 का सब्ट्रैक्शन 5 - 12 ये -7 आ जाएगा। फिर से इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। हमने कहा 5 इंटू 12 किया, मैंने 1 बनाया, तो 5 - 12 कर दूंगा -7 आ जाएगा। ये भी गलत नहीं है, फिर से समझ लीजिए, ये भी बेटा गलत नहीं है, इसको भी कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए कहा, कुछ बच्चे सीधे सीधे चाहिए उनको रिजल्ट, -7 आ गया ना। चलो मैं इसको ही करके दिखाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता, हमें तो दोनों को सब्ट्रैक्शन ही चाहिए ना, 12 और 5 का सब्ट्रैक्शन चाहिए, चाहे जिसमें से जिसको करो इतना आ जाए। ये नहीं है कि 5 से -12 करोगे या 12 + 5 करोगे, ये मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा कि इससे भी कर सकते हो। अगर मैं इसको प्लस कर दूं, इसको प्लस कर दूं और इसको माइनस, तो ये 7 आ जाए। लेकिन अगर मैं इसको -12 कर दूं और इसको +5 कर दूं, देखो -7 आ गया ना। तो जो इसको स्प्लिट मैंने किया, तो स्प्लिट में कहोगे सर x है, कोई बात नहीं, मैं भी x लिख देता हूँ, यहाँ 5x कर दूँ तो ये 7x -7x आ गया ना, आ गया। चलो, तो यानी कि जो ये मिडिल टर्म है इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, साइन सहित -12x + 5x, ये समझ में आ गया। इसको भी कर सकते हो, यहाँ 5x - 12x - 7x, बात एक ही है, तो घबराना नहीं है। 12 इंटू 5 फैक्टर पे भी इसको ऐसे कर सकते हैं, या 5 इंटू 12 कर लो अगर किसी को डाउट हो तो, ठीक। ऐसे करोगे तो 12 - 5 करोगे +7 हो जाएगा, हमें माइनस चाहिए, तो क्यों ना मैं 12 को माइनस कर दूं और 5 को प्लस कर दूं, -7। तो ये मेरे फैक्टर आ गए, स्प्लिट का 2 टर्म आ गए। इसकी जगह पे अब मैं लिखूंगा ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। आइए, तो -12x + 5x, अब इसका काम खत्म। चलिए, मैंने कहा कि x² - 12x + 7x - 60 = 0। आइए कॉमन ले लेते हैं, x ले लिया आपने, x माइनस ये 12 किया, और यहाँ पे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, क्या 7 है, तो 7 यहाँ, इसका डिवीजन 7 से होगा, नहीं होगा, x यहाँ है, x यहाँ है, नहीं है, तो क्या कर लेंगे बेटा, आप देख लीजिए, यहाँ पे आपने किया, सॉरी 5 है ना, ये 5 हो गया, 5x, ठीक है ना, 5x। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो गया, x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, x छोड़ देंगे, 5 के टेबल में 16 आ जाएगा बेटा, यानी कि 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा और 5 से 12 भी हो जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे, 5 कॉमन। अब देखो, जिससे कॉमन लेते हैं उसे क्या करते हैं, दोनों टर्म को डिवाइड करते हैं, 5 से 5 इसको करोगे डिवाइड, तो क्या बच जाएगा साइन से बेटा यहाँ पे x, और 5 प्लस है, +5 से यानी कि -60, इस 60 में +5 से डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस -12 सॉरी -12 आ जाएगा, -12। ये बहुत बताया मैंने आप लोगों को, है ना।
माइनस का लफड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या कॉमन हो गया प्यारे बच्चों, एक्स यहाँ पे है ब्रैकेट से पहले, लेकिन इधर से पहले एक्स नहीं है, कोई कॉमन नहीं। हाँ, जो ब्रैकेट का आइटम है इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। और एक चीज़ और मैंने बताया था बेटा कि यहाँ तक सही कर ले गए, अगर आपका स्प्लिट सही है तो जो ये ब्रैकेट में होगा ना, ये कॉमन लेने के बाद यही आएगा, आँख बंद करके, लेकिन स्प्लिट सही होना चाहिए। तो यहाँ x-2 हो गया कॉमन, x-2 कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों टर्म का कॉमन है, तो ये इंडिविजुअली ये डिवाइड करेगा। x-2 से इस टर्म को डिवाइड करोगे, एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अच्छा जी, x-2 से इसको करो 12 से तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, ये +5 बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ आकर के देखो कि अगर ये 0 है तो क्या रहा होगा, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो ये 0 होगा, तो 0 इंटू दिस 0, और दिस इज द 0, दिस विल बी द 0। तो अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू दिस 0, यानी कि दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो मैं बेईमानी क्यों करूं, दोनों को बारी बारी से 0 बना दूं। अच्छा चलो, तो एक बार लेते हैं x-12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, एक बार लेते हैं x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5 इधर जाएगा -5। जरा रुक जाओ, यहाँ पे कुछ आप लोगों से डिस्कशन करना है मुझे, ठीक। आइए पेन चेंज कर लूँ, ये रहा, ये रिजल्ट आया। जरा दोनों को ध्यान से देखो, हमने क्या माना था, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। डिस्टेंस मैंने माना ना, ऐसे देखा जाए तो सब डिस्टेंस ही तो है, चाहे बेस की डिस्टेंस, चाहे एल्टीट्यूड की, चाहे हाइपोटेन्यूस की। क्या ऐसा कहीं सोचा है, देखा है कि डिस्टेंस निगेटिव में मेजर की जाती हो? नहीं ना। तो इसका मतलब कि ये मेरे से कोई कंसर्न नहीं रखता, मेरे लिए बेकार है। तो मेरे लिए यूजफुल क्या है, दिस, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 12। आपसे क्वेश्चन ने जाना क्या चाहे बेटा, क्वेश्चन देख लेते हैं कि अदर टू साइड्स, है ना, फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें फाइंड करना है टू साइड्स को। कौन कौन सी साइड्स को, ये साइड, ये साइड। क्यों, ये तो 13 ऑलरेडी आपको गिवन है। चलिए x कितना आ गया बेटा, ये 12 आ गया ना, यानी कि 12 सेंटीमीटर। जब ये 12 सेंटीमीटर आ गया तो एल्टीट्यूड x-7 है, तो आप लिखोगे कि बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, है ना। देन एल्टीट्यूड इक्वल टू x-7 है ना, ठीक है। तो x की जगह पे क्या रखोगे, 12 और 7 ये हो गया 5, क्या आया, सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, दोनों को फाइंड, दो साइड को बेस और एल्टीट्यूड का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा था, आपने किया। बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 12-7 कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, मैं आगे बढ़ूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बुक उठा लीजिए। 6th, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice. फिर समझिए, 3 more than twice number of articles produced on a day. If the total cost of the production on that day was 90, find number of article produced and cost of each article. फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, चाहे जो भी आर्टिकल बनाते हो, प्रोड्यूस किया मतलब आर्टिकल। तो हम एक छोटा सा दो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, या डायग्राम की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक प्रोडक्शन यूनिट है, कॉटेज प्रोडक्शन यूनिट है, वो बनाती है कोई आर्टिकल, पता नहीं है कितना आर्टिकल बनाया, लेकिन एक रिलेशनशिप बताया क्वेश्चन ने कि जो कॉस्ट होगी ना किसकी, एक यूनिट की, एक आर्टिकल, मान लो ये मार्कर कोई बनाता हो, ठीक है, या इसी कॉटेज की बात करते हैं, तो कोई एक यूनिट का मतलब एक आइटम की कॉस्ट जितनी है, एक आइटम की जो कॉस्ट होगी, यानी सिंगल यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो कितना होगी, जितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है ना उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, यानी बेस क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन।
नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन मतलब 1 नहीं 2 नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन जो कॉस्ट की बात कर रहा है वो एक की बात कर रहा है। प्रोडक्शन कितने हैं, मेनी, लेकिन कॉस्ट बात कर रहा है कि वो उसके दोगुना से 3 मोर, वो किसकी बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है। कॉस्ट एक की बात कर रहा है, प्रोडक्शन चाहे जितने हो सकता है। तो लेट क्या मानेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड भी x, ठीक है। आइए नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन 6 हो गया। नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल में बोल दूँ ज़्यादा सही है, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी, कितने प्रोड्यूस्ड हुए होंगे, बी लिखा है मैंने, मान लो x, यूनिट लिखे नहीं, नंबर की कोई यूनिट नहीं है x। अब मैं हिंट के लिए लिख दूँ बेटा, ये x क्या है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोड्यूस्ड यूनिट। मैं हिंट के लिए लिख दूँ समझने के लिए, ये क्या है x, टोटल प्रोड्यूस्ड यूनिट या आर्टिकल, है ना, सामान जो भी हो। ये बात समझ में आ गई कि मान लिया कि टोटल कितना x होंगे। एज पर क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, फिर समझिए, एज पर क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ईच, देखो मैंने क्या लिखा है, ईच आर्टिकल, यानी मैं इसको अलग पेन से कर दूं, यहाँ पे ईच लिखा है मैंने। ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे जितना प्रोडक्ट हुए मुझे पता नहीं, 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो रिलेशनशिप क्वेश्चन आपको बताया है सिंगल यूनिट के लिए बताया है, ईच आर्टिकल के लिए। तो मैंने लिखा एज पर क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जो प्रोडक्शन किया आपने x ना, उसका दोगुना से 3 टाइम ज़्यादा आर्टिकल कितना हो जाएगा, आर्टिकल B जितना प्रोडक्शन किया मैंने x किया है, इसका दोगुना से 3 ज़्यादा। ये क्या आ गया बेटा, ये रुपीज़ में आ गया ना, ये रुपीज़ में आ गया, कॉस्ट है रुपीज़ में, नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। ज़्यादा बेहतर होगा रुपीज़ को यहाँ लिख लीजिए, जगह थोड़ी सी हमारे लिए कम पड़ गई, तो मैं यहीं पे रेड पेन से लिख दूँ रुपीज़। समझ में आई बात, कि जितना प्रोडक्शन किए हो उसके प्रोडक्शन के दोगुना से 3 मोर, 3 ज़्यादा, वो क्या हो गई, 1 यूनिट की कॉस्ट हो गई। फिर से ये 1 यूनिट की कॉस्ट हुई, 1 आर्टिकल की कॉस्ट हुई, और ये x आर्टिकल प्रोड्यूस्ड किया है। यहाँ मैं अपने बच्चों से पूछूं कि ये कितना है प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन x है, और एक प्रोडक्शन की, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो इतनी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। फिर से अगर मान लो एग्जांपल के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचो, मान लो ये रहता 5 यूनिट, कितना रहता 5 यूनिट, और ये कॉस्ट रहती कितना, ₹10। मैं पूछूं कि 5 आर्टिकल आपने प्रोडक्शन किया और एक आर्टिकल की कॉस्ट 10 है, तो कुल कितनी कॉस्ट हुई, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन इनटू एक आर्टिकल से मल्टीपल करते हैं, यानी 5 × 10। सिमिलरली इतने यूनिट प्रोड्यूस किए और एक आर्टिकल, यानी इतने आर्टिकल प्रोड्यूस किए और एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x × दिस कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर आर्टिकल, कॉस्ट पर आइटम। बात समझा कि बच्चों को, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन ने एक रिलेशनशिप दिया है कि दोनों का अगर कॉस्टिंग करो, कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन यूनिट वो कितने के बराबर है, 90 के, है ना, 90 के। ये रिलेशनशिप दिया है, ये पता नहीं कितना प्रोडक्शन है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, एज पर क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट यूनिट, एज पर क्वेश्चन ऐसे लिख दो, कॉस्ट ऑफ टोटल, अब मैं क्या और लिखूंगा, टोटल प्रोड्यूस्ड आर्टिकल मतलब सामान होता है, आइटम, है ना, कितना हो जाएगा बेटा, x × नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंटू एक प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी हो गई, 2x + 3, और ये कितने के इक्वल है, 90 के। ये क्वेश्चन ने दिया है ना, एज पर क्वेश्चन लिख दो, एज पर क्वेश्चन, ठीक है, ये कॉस्ट है। ये बात समझ में आ गई, तो एक रिलेशनशिप मिल गया हमारा, एक सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, रिलेशनशिप मिल गया, एक इक्वेशन इस्टेब्लिश किया। अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, x × x² 2 रहेगा, तो 2x² + 3 × x कितना हो जाएगा बेटा, 3x, और 90 ऐसे है अपनी जगह पे, इसको और, है ना, 2x²
प्लस 3x इधर लाइए माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरे किसी बच्चों को दिक्कत हो तो मुझे रोको, कोई रोकने की जरूरत नहीं है। वंडरफुल। चलिए अब जरा सोचो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से डिवाइड करो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो सभी होने चाहिए ना, तो छोड़ देंगे इतना। अब हम क्या करते थे बेटा, अब देखो आ गया, मैं इंटू 1 क्यों करता था, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 आ गया, प्रैक्टिस के लिए कि दिमाग जाए। इस कांस्टेंट से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीपल करेंगे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचुरली आ गया है। एक्स स्क्वायर कहीं बीच में रहता, खींच के ले आते, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, प्लस सी इक्वल टू 0, हायर डिग्री देन लोअर डिग्री देन लोअर डिग्री, ठीक है, नेचुरली उस फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 180। 180 का क्या करते थे, ये 180 का फैक्टर निकालते थे, यहाँ निकाल लेते हैं। 180 का क्या करते थे, फैक्टर, तो 290 हो गया, 245 हो गया, और 3 से करोगे, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 15, और ये 5 3, फिर 3 5, और 5 से जाएगा 1, ठीक है बेटा। चलिए तो आपके पास फैक्टर कितना आ गया, फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना है, 1 2 3 4 5 फैक्टर। हमें क्या करना है, हमें तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। किसको स्प्लिट करना है, हमें 3x को 2 टुकड़े में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर। यू हैव टू मेक कॉम्बिनेशन, मेनी कॉम्बिनेशन आएंगे, और 2 फैक्टर में है कंबाइन करना है। जैसे एक बार मैं इस 2 को ले लूँ तो एक फैक्टर कितना हो जाएगा, 90, एक 90 हो जाएगा, ठीक है। एक फैक्टर क्या हो सकता है, इस 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 45। एक बार इस 3 को ले लीजिए तो 12 इंटू, और इसको ले लीजिए 15, ऐसे और सारे लेते चलेंगे। फिर एक बार पूरे को ले लीजिए, एक को, फिर एक इधर से कॉम्बिनेशन बनाते चलो, मेरा काम इसी में हो जाएगा। तो मेनी फैक्टर आएंगे, लेकिन मेनी फैक्टर में से मुझे क्या ज़रूरत है, एक ऐसा फैक्टर को जिन दोनों का सम, यानी कि जो फैक्टर के डिजिट क्या है, 1 2 1 2 1 2, 2 डिजिट है ना, तो इन दोनों डिजिट का सम करेंगे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। और ध्यान दो, ये प्लस है, प्लस मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, ये प्लस है तो प्लस सहित मैंने लिखा, इसके इक्वल होना चाहिए। तो क्या इन दोनों का सम इक्वल होगा, नहीं। माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन इक्वल होगा, नहीं। तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। चलो, इसका दोनों का सम इक्वल 9, दोनों का सब्ट्रैक्शन 9, इस दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 27। तो ये मेरे काम का नहीं है, लेकिन इन दोनों का 12 और 15 का सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो -3 आ जाएगा। या एक फैक्टर ऐसे भी चाहो तो कर लो, ऐसा भी हो सकता है फैक्टर कि ये 15 को एक जगह ले लो और बाकी को एक जगह, तो 12 इंटू 15 कर लो या 15 इंटू 12 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही फैक्टर ले लो, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 27, काम का नहीं है, लेकिन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा बेटा, ये 3, ये देखो प्लस आ गया ना। आइए, इसका मतलब कि इसकी जगह पे एक 15 लिखेंगे और माइनस कितना करेंगे, 12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, +3। चलिए आगे बात ना, सर x है, कोई बात नहीं, मैं भी x लिख देता हूँ, तो ये 3x आ जाएगा, यही तो हमें चाहिए, आ गया ना। इसका मतलब कि ये जो मिडिल टर्म है इसको रिप्लेस किससे करेंगे, 15x माइनस 12x से। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को नहीं, फिर समझ लीजिए, ये 15 माइनस 12 कितना आया, +12 27, तो ये काम का नहीं है, सब्ट्रैक्शन के काम का हो गया। यहाँ वाला कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, 12 माइनस 15 -3x आएगा, कोई बात नहीं। तो ये चलो यहाँ पे एक जरा कंसेप्ट में दे दूँ, आप बार बार गलती करते हो। 12 माइनस 15 मैंने कर दिया, कितना बेटा, -3। मुझे प्लस में लाना है, तो क्या फ़र्क पड़ता, मैं 15 को प्लस लिख लूँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन ही तो चाहिए हमें, और इसको मैं 12 को नेगेटिव कर दूँ, 3 आ जाएगा ना। तो 15 को प्लस मान लूँगा और 12 को माइनस। बात एक, ये दोनों तरीके से मैंने बता दिया, कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव इज दिस, स्प्लिट द मिडिल टर्म इन सच मैनर, इन एज सच मैनर दैट फैक्टर ऑफ selected factor explore addition और subtraction equal to middle term, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। मैं इसको मिटा दूं, मिटा दूं। आइए, तो अपना बना 2x² और प्लस 15x माइनस 12x, इसकी जगह पे मैंने लिखा इसको -19 एज इट इज कैरी ओवर कर लेंगे। बेटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन कितना लेंगे, 2
अगर डिजिट में देखो 2 और 15 है, ये दोनों किसी एक से नहीं डिवाइड होंगे, छोड़ देंगे। 2 x है यहाँ पे, x इंटू एक्स, और एक x है, एक x यहाँ आ सकता है। जो कॉमन लेते हैं इससे क्या करते हैं, इस टर्म को डिवाइड करते हैं। तो 2x स्क्वायर को 2x इंटू एक्स लिखेंगे, x से डिवाइड करेंगे, कैंसिल, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x। ठीक है, आइए फिर सेकेंड टर्म को डिवाइड करते, यही तो करते थे, 15x को x से कितना बचेगा, प्लस 15 बचाना, प्लस 15, प्लस माइनस का लफड़ा कुछ नहीं करने हैं। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, मैं हर लेक्चर में यही बताता हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। यहाँ क्या करें बेटा, कुछ नहीं करना, अब माइनस ले लो आँख बंद करके। कॉमन क्या लोगे, x यहाँ x है, नहीं x छोड़ दो, 12 है यहाँ पे, 19 है। ठीक है बेटा, तो अब क्या करें, क्या करो यहाँ पे, तो कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिससे a भी डिवाइड हो जाए, a भी। तो हाँ सर 6 बच रहा है, तो 6 ले लेंगे। अब चलो साइन का लफड़ा खत्म, सोचो नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि माइनस ले लिया कॉमन की तरह तो ये प्लस हो जाएगा अंदर आकर के, और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का माइनस, माइनस, वैसे मेरे तो आता नहीं। जो दिखा वो ले लो, ये डिजिट में कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या करते थे, इन दोनों का साइन से यहाँ के बीच का ही तो कॉमन लिए हो ना, पूरा इसको, हाँ। तो क्या करते हैं, जो कॉमन लेते हैं उससे पहले टर्म को डिवाइड करेंगे, फिर इससे सेकेंड टर्म को, जो साइन आएगा साइन से लिख देंगे। तो -6 से डिवाइड करेंगे -12x को, किससे, -6 से। ये दोनों एलिमिनेट हो गए, 6 2 जा यानी कि 2x, प्लस आया ना, प्लस, तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस को लिखता नहीं है, 2x। यहाँ क्या आएगा, आई डोंट बादर अबाउट दिस, जो रिजल्ट आएगा वही लिखेंगे। -19 है, -90 है, -90 से -6 से डिवाइड करो, ये दोनों साइन माइनस माइनस एलिमिनेट, और कितना आ जाएगा बेटा 15। ठीक है, प्लस आया माइनस प्लस आया, तो मैं भी +15 लिख दिया। क्या टेंशन लेना है, प्लस माइनस क्या करें, कोई टेंशन नहीं है। आओ इस टर्म में भी कॉमन ले लो, x यहाँ है ब्रैकेट से पहले, यहाँ x नहीं छोड़ देंगे, ये ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों में कॉमन है, 2x + 15 ये कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाओ। इस टर्म में इस टर्म से डिवाइड करो, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गए x। ठीक है, अब देखो ये कितना है, फिर माइनस सहित लो, -6 2x + 5, डिवाइड किससे करना है, जो कॉमन लिए हैं 2x + 5 से, ये कैंसिल, क्या आया -6 आया, तो -6 लिखो ना, क्या दिक्कत है, कहीं साइन का चक्कर है, कोई चक्कर है, आ जाओ। ये 0 है, इसका मतलब कि ये 0 रहा होगा, तो 0 इंटू दिस 0, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये टर्म 0 रहा होगा, तो 0 इंटू दिस 0, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है। मैं बेईमानी क्यों करूं, है ना, पार्शियलिटी क्यों करूं, मैं दोनों को बारी बारी से 0 मान लूँ, झगड़ा खत्म। यानी कि 2x, एक बार क्या मानूं बेटा, मैं इधर ले लूँ, जगह है, यहाँ से एरो बनाया था यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो एक बार 2x + 15 = 0, तो 2x = 15 प्लस से इधर जाएगा -15, x = क्या हो जाएगा -15, और ये 2 नीचे आ जाता है ना 2, ये आपका 1 आया, x की वैल्यू 1 ही आई। इसको मैं रेड पेन से कर दूँ, चलिए इसको मान लेते एक बार 0। ठीक है, x - 6 = 0, माइनस इधर जाएगा प्लस, x = 6, इसको मैंने बॉक्सिंग कर दी। ठीक है, अब जरा यहाँ पे 2 मिनट दो, क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस भी x नंबर है ना, 1 2 3 4 प्रोडक्शन है, 1 मार्कर मैंने बनाया, 2 मार्कर बनाया, -2 सोचे हो क्या कि -2 मार्कर बनाया, यानी प्रोडक्शन के नेगेटिव में होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन x की वैल्यू जो नेगेटिव आया है ना, ये मेरे काम की नहीं है, तो आंसर में इसको नहीं लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर में नहीं लिखेंगे, तो लिखोगे क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज x, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है बेटा, नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल = 6, नंबर का कोई यूनिट नहीं है, ये 6 हो गया। ठीक है बेटा, ये 6 हो गया। अगर कोई आपसे कॉस्ट पूछता है, यानी प्रोडक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, ये मैंने बता दिया आपको। अगर कोई पूछता है कि कितने इसकी कॉस्ट हुई, तो आप बता सकते हो क्या, हाँ सर बिल्कुल बता सकता हूँ, ये दिख रहा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट, प्रोड्यूस्ड मतलब 6, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल कितना हो जाएगा बेटा, ये 2x + 3, यही तो था, ध्यान दीजिए, 2x + 3, एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ सिंगल यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस तो मल्टीपल करने पड़ जाएंगे ना, तो चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस यूनिट का निकाल लो, चाहे कॉस्ट ऑफ सिंगल यूनिट निकाल लो, तो कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट पूछा है आपके क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल
टोटल का नहीं, आर्टिकल कितना हो जाएगा बेटा 2x + 3 रुपीज, है ना। इसका मतलब कि रुपीज मैं यहाँ लिख दूँ और 2x 2 × x कितना है बेटा आपका, ये 6 को मैंने माना ना वैलिड 6 और +3, इसका मतलब रुपीज 15 आया। ठीक है, ये रुपीज कितना आया आपका आंसर, आंसर क्या आया रुपीज 15। ठीक है, आया 15, आगे बात 15। अब जरा यहाँ समझने की बात है, दो चीज़ हम लोगों ने देखा कि कुछ नहीं करना है, एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व कर देना है। यहाँ देखने हैं जो मैंने एज्यूम किया है वो नेगेटिव में नहीं आएगा, है ना, तो नेगेटिव में नहीं आएगा, नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे, पॉजिटिव को मानेंगे, पॉजिटिव को ही आंसर में लिखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था कि एक यूनिट का, ईच यूनिट का कॉस्ट बताओ, तो ईच यूनिट का कॉस्ट कितना था 2x + 3 और कितने यूनिट आए थे 6 आ गए थे, तो मैंने इस फार्मूले में जो रिलेशनशिप था उसमें मैंने वैल्यू रख दिया, 15 आंसर आया। ठीक है बेटा, चलिए तो ये आपका आंसर रहा। अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। सिंपल सा रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने हैं रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट क्या है, इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसमें कर लेते हैं, इसके बाद फैक्टर मेथड से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यही किया मैंने। ठीक है बेटा, तो आज बस इतने रहने देते हैं, आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। अब अगले इस चैप्टर के अगले टॉपिक की बात करेंगे लेक्चर 10th में। एक अपील है डेली मैं करता हूँ आपसे, राष्ट्रहित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है, और ध्यान रखें बिजली की चोरी दंडनीय अपराध है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी, योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी, देयरफॉर सेव इलेक्ट्रिसिटी and mind it, theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.